टीचर। नहीं, इंदु बताना चाहते थे, वो कुकर की सीटी बज गई होगी, कोई बात नहीं, सोनी जी बता देंगे। अनम्यूट करिए सोनी जी। सर मैं सुनना चाहती हूँ, इंदु मैम को बताने इंदु मैडम दीजिए, कल बोलिए, बहुत बोलिए। अच्छा नहीं बता नहीं, रही थी, उनका मैंने वो सुना। म्यूट कर दिया था उन्होंने, बोलिए, अब बोलिए। सॉरी सर, सॉरी सर। नो प्रॉब्लम मैडम, इट्स हाउस होल्ड वर्क, नो प्रॉब्लम, बोलिए। जी, शिक्षक शब्द का अर्थ होता है शीख अर्थ होता है जो हमें शिखर की ओर ले जाए। छ का ओके मतलब होता है जो क्षमा कर सके, जिसमें क्षमा करने का गुण हो। और क का ओके। मतलब होता है जो हमारी कमियों को पहचान और उन कमियों को दूर कर सके। अर्थात शिक्षक शब्द का अर्थ होता है जो हमारे कमियों को पहचान कर हमें साथ में हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए हमें शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। जी सर। बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनी मैम, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताइए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। मैम अभी मैंने बहुत उसके बारे में पढ़ा नहीं है, एक बार देखना होगा, लेकिन सिंधु नदी बहती थी हमारे यहाँ, अभी बहती है। उसके आसपास बोले जाने वाली भाषा को ही सिंधु कहा गया, सिंधी कहा गया। जब यहाँ ईरानी आए तो वो स ईरानी में ह हो जाता है, तो सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास बोले जाने वाली भाषा को ही लिया जाता था, पर फिर धीरे धीरे ये पूरे भारतवर्ष की भाषा हो गई। तो ये सिंधी से ये हिंदी इस बना। वंदना मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, इसमें एक चीज ये भी है, सबसे पहले तुरंत उत्पत्ति न इतनी हिंदी जो शब्द है उसका हो गया कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर सबसे पहले तो अगर भाषा के उसमें देखें सीक्वेंस में, तो सबसे पहले संस्कृत आती है, संस्कृत में फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश जो पुरानी, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, जो अवहट्ट और अपभ्रंश जो नई भाषा विकसित हुई, या फिर नई भाषा का जो रूप है हमें मिला है पुरानी हिंदी के नाम से। फिर पुरानी हिंदी से उसका शॉर्ट, और पुरानी हिंदी के बाद फिर हिंदी हमारी आई है। अगर भाषा के रूप में देखे कि भाषा किस क्रमबद्ध रूप में आ रही है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट, फिर पुरानी हिंदी, फिर हिंदी को रूप मिला है। लेकिन जो मैम ने बताया सिंधु शब्द से हिंदी, तो वो हिंदी शब्द का जन्म हुआ है, सिंधु शब्द। क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव हिंदी क्या है? शब्द का जन्म हुआ सिंधी नदी से। नहीं, भाषा के रूप में आप ये बताएंगे कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, फिर कुटिला, इससे हाँ, तो वो बेसिकली लिपि शुरू यहाँ लिपि से से ये होगा हो तो गया लिपि कि है, हाँ। हाँ, वो लिपियों से हो गया, वो लिपि तो फिर उसका, वो लेकिन लिपि भाषा है, को। वो लिपि। हाँ, सबसे पहले तो अच्छा। हमें ये जानना होगा कि भाषा, जैसे इसका नामकरण सिंधु नदी के जो लिया गया है कि हाँ, सिंधु हाँ, के आर्य जो आए थे भारत से बाहर, वो बस गए थे, तो वो तो तो एक पर्टिकुलर शब्द उन्होंने के जोड़ किया। शब्द हाँ, हो गया इस तरह से। फिर उसके बाद हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की भाषा, हिंदी बोली पूरी उत्पत्ति कैसे हुई, वो भाषा के रूप में ही देखना चाहिए। कैसे किया जाता है। फिर अवहट्ट के बाद आई है हिंदी भाषा। मैम थोड़ा रुक जाइए लो, मैम थोड़ा सा काल नहीं बता सकते कि किस तरह से, कैसे, किस काल में कैसे उत्पत्ति हुई है, ऐसे धीरे धीरे उसका रूप देख सकते हैं। एक मिनट मैम, एक मिनट। विकास सर, आप क्वेश्चन करिए सर। मेरा क्वेश्चन है सर कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताइए और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट रामकिशोर सर, FW टेलर ने दिया। रामकिशोर सर बताइए सर। साइंटिफिक FW टेलर ने दिया था मैनेजमेंट सर। टर्म है। आगे क्या है, आगे क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट में मेनली जो एम्प्लॉइज और वर्कर से रिलेटेड रूल दिए गए हैं, जो जो डी ग्रुप कर्मचारी हमें बोल सकते हैं, जो मतलब कि सुपरविजन के नीचे वर्क करते हैं, उनको किस प्रकार वर्क करवाना चाहिए, मतलब उनको काम पर किस प्रकार रखना चाहिए, इसमें ये थकान है, दिन कितने समय काम करवाना चाहिए, क्या क्या, ये सब बताया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर ने मेनली इसके ऑब्जेक्टिव्स बता दीजिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके लाने के मेन कारण क्या थे? ऑब्जेक्टिव था जो काम हो रहा है वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में हो, मतलब कि कम कॉस्ट में ज्यादा काम कैसे ले किसी भी वर्कर से हम, कम रिसोर्सेज से अधिक ताकि वो डिमोटिवेट भी ना हो, मतलब कैसे काम करवाएं, इसका यही था इसका वो। सर एक कॉमर्स विकास सर, ओपेक किसे कहेंगे सर? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग होता है सर। हाँ जी मैम। वो यूजर्स
यूजर्स को ऑनलाइन सुविधा देने के लिए, जैसे कि ओपन सॉफ्टवेयर हो गया, उसे ऑनलाइन सुविधा देने के लिए कहीं भी यूजर्स जोर से अपने बोलिए, चीजों थोड़ी को आवाज कम आ प्राप्त रही है कर आपकी। कहीं से भी माइक को कहीं ना से भी हाथ पे लो। यूजर्स अपनी चीजों को प्राप्त कर सके। आवाज आ रही है सर? यस हाँ यस सर, आ आ रही रही है। जी, ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेसिंग कैटलॉगिंग रूल होता है, जो कि ऑनलाइन पब्लिकली ऑनलाइन रूप से कोई भी अपने एक्सेस को प्राप्त कर सके। अगर यूजर्स को कोई भी चीज चाहिए तो वो ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकता है साइट के थ्रू। उसे ऑनलाइन ओपेक कहा जाता है। विकास, हाँ योर सब्जेक्ट बेसिकली कंप्यूटर, यू शुड गिव सम है ना। इफ यू वांट। आप भी पार्टिसिपेट करिए। हम किशोर सर बताएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस, एक एक बार सेकंड मैम। कंप्लीट होने दीजिए ओपेक को। जी जी। ओपेक का फुल फॉर्म सबसे पहले ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग होता है, और ठीक है, और ये दो प्रकार की होती है। एक लेन बेस्ड होती है, जो कि किसी पार्टिकुलर एक एरिया के दायरे के अंदर में एरिया में। होती है। यूनिवर्सिटी है जी तो सर। यूनिवर्सिटी के जितने ब्रांचेस है वहाँ के एक्सेस रहेगा। एक वेब ओपेक होता है, जो कि आप इंटरनली जो है ना, इंटरनेट के थ्रू ओवरऑल वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जैसे पहले कैटालॉग यूज होता था, लेकिन समय के साथ ट्रेंड चेंज हुई तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आ गए, ऑटोमेशन हो गया। तो अब क्या है ना, आप जो भी आपके सर पास तो भंडार है बुक का, इसमें क्या हम कह उसको सकते किस हैं कि तरह से एक्सेस करेंगे, जैसे उसको जो है डबल आप ये ओपेक के थ्रू कर सकेंगे। सर मनोज मनोज सर, सर, मनोज सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। इसमें क्या हम कह मनोज सकते सर, हैं क्या? मनोज सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन। म्यूट अनम्यूट कीजिए। सर मनोज सर, मुझे आपसे पूछना है। सर मेरा आपसे एक अनम्यूट क्वेश्चन है। कीजिए मनोज। मनोज नहीं सर, सर, आपसे पूछना है। हाँ मैडम प्लीज वेट, एक क्वेश्चन मनोज से चल जी रहा है ना। मनोज सर, हाँ, आप बोल दीजिए इसका आंसर। बाइनरी फंक्शन। Binary operation is a function where f such that g cross g to g is a operation. विकास सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन था सर। सर विकास सर आपने मेरा एक क्वेश्चन था कैटलॉगिंग की डेटा बात करी। एनालिसिस के बारे में सर। डेटा जी एनालिसिस सर। क्या है सर? टोनी कुछ कहना चाहते थे आप? देखिए, जी सर, डेटा एनालिसिस। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जी बायोडाटा सर। फॉर्म भरना है सर। जी, बायोडाटा फॉर्म भरना है तो सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट लिखा है, उस पे हम हिंदी में भरें कि अंग्रेजी में? हम लोग तो हिंदी आप के अगर हैं। हिंदी के हैं तो आप उसे बाइलिंगुअल भर सकते हैं, ठीक है, वो जी। इफेक्टिव लगेगा। सर इंग्लिश में टोटल अगर भरेंगे तो भी कुछ उससे गलत कोई नहीं करने वाले प्रॉब्लम? आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर यूज्ड टू विद जी इंग्लिश ऑल्सो, और आप हिंदी में तो वैसे भी एक से बढ़कर एक हो, नो प्रॉब्लम। और अगर आपने इंग्लिश में लिखा है तो ये तो ज्यादा आइसिंग ऑन द केक कहलाएगा, ये नेगेटिव नहीं जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, ये केवीएस है। ये ऐसा नहीं कहने वाला कि आप यहाँ हिंदी नहीं बोल रहे हैं, सुप्रभात नहीं बोल रहे हैं, है ना? जी तो ऐसा कुछ जी। नहीं है, नो वरी एट ऑल। विकास सर मेरे को ये सर मेरा बताएंगे क्वेश्चन है, मेरा एक मेरा क्वेश्चन है सर क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन के लिए। जैसे कि आ, केवीएस में मेंशन क्या हुआ कि जो आपके डॉक्यूमेंट है 26/12/2022 से होने चाहिए कंप्लीट। तो जैसे हमारे पास जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट है, तो मैं ये पूछना चाह रहा कि सभी के लिए कंपलसरी है कि सिर्फ ओनली ओबीसी के लिए कंपलसरी है? सभी के लिए है, बाकी वहां पे वो क्या मानेंगे ये नहीं पता, हो सकता है बात का ले लें, पुराना दिखाना पड़े। विकास सर मेरा मेरे क्वेश्चन का ये आंसर दे क्वेश्चन दीजिए है सर। सर ठीक है, मैं अब एक क्वेश्चन कि का एस आंसर दे दूं सर का। एक मिनट सब लोग, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। सर ने पूछा है कि डेटा एनालिसिस क्या होता है। देखिए, जब हमने कल एक ने पूछा था मुझसे कि बिग डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, वो मैंने जी कल जी बताया। जी सर। उसी के सीक्वेंस जी में क्या होता सर। है, कई बार कि वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से अगर मुझे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन निकालना है जो हमारे काम का है, क्योंकि बहुत सारा डेटा अननेसेसरी होता है कहीं भी। अगर आप कहीं शॉपिंग करते हैं, मान लीजिए मैं अपने शॉपिंग मॉल है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे विजिटर आते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ एंट्री करके चले जाते हैं। अब एक शॉप वाला है तो ये देखना चाहेगा कि हमारे पास सबसे ज्यादा बिक्री इस महीने किस बात की हो रही है, या कौन से प्रोडक्ट साथ में खरीदे जा रहे हैं। जैसे हम यूजली आप देखिए, जैसे ब्रेड लेने गए तो ब्रेड और बटर आप लेते हैं, तो धीरे धीरे एनालिसिस करके समझ में आया लोगों को कि यार ये पैकेट तो इसके साथ बिकता है, तो इसको साथ क्यों ना बेचा जाए। गर्मी का टाइम आया तो नवरत्न तेल के साथ नवरत्न पाउडर का फ्री पैकेज दे दिया। दिस इज बिकॉज ऑफ डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस इज अ वे ऑफ फिल्टरिंग द डेटा फ्रॉम अ ह्यूज सर अमाउंट ऑफ डेटा, जिसमें एक हम चीज और मैं एक्चुअली पूछूंगा सर। सर ये जैसे डेटा एनालिसिस है, ये हमारे लाइब्रेरी में कैसे अपना योगदान दे सकता है सर? देखिए, इसी डेटा को एनालिसिस डॉक्यूमेंट का यूज वेरिफिकेशन लाइब्रेरी में बिल्कुल हो सकता है।
डेटा एनालिसिस करके देखिए तो कुछ बातें होती है, जैसे लाइव आपके पास अगर खासतौर पे अगर आपके पास ऑनलाइन लाइब्रेरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कैटालॉग चल रहे हैं, तो ऑनलाइन लाइब्रेरीज में डेटा एनालिसिस का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे किस तरह के यूजर्स या व्यूअर्स की संख्या ज्यादा है, या उनको किस एज के ग्रुप के लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से उसका कंटेंट जनरेट किया जाए। जैसे पता चला कि हमको अच्छा हमारे पास यंगस्टर ज्यादा हैं या स्कूल के बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, वो क्या चीज ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ये सब डेटा एनालिसिस पता चलेगा। तो क्यों ना उसी पे रिसर्च किया जाए, उनको और पिक्टोरियल फॉर्मेट में दिया जाए डेटा, तो पिक्टोरियल फॉर्मेट में करना, या फिर उसके बाद हमने उसको ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में कर दिया, तो ये सब डेटा एनालिसिस से ही पॉसिबल है। अगर हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारा यूजर कौन है या हमारा रीडर कौन है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। सर वहाँ पे स्टॉक वेरिफिकेशन को किया जा सकता है। हेलो, स्टॉक मेरा वेरिफिकेशन को क्वेश्चन है कहा कि जा अगर सकता है, डाटा एनालिसिस के बारे में जोड़ सकते हैं उसमें। यस यस सर। जी मेरे क्वेश्चन है हिंदी वालों से, अगर कोई एक बच्चा है उसे साहित्य तो बहुत अच्छे से समझ में आता है और वो कर भी पाता है हर तरीके से, लेकिन व्याकरण में वो पहले से वीक है, 9th 10th 8th क्लास से, और अभी 11th 12th उसकी क्लास है, तो उसका व्याकरण कैसे अच्छा किया जाए कि उसे व्याकरण में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। मैम व्याकरण में हम निगमनात्मक और आगमनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आगमनात्मक विधि में होता है कि पहले उदाहरण देते हैं, फिर उदाहरण थ्रू बच्चों को समझाते हैं। तो संज्ञा पढ़ाना है तो संज्ञा से अगर उदाहरण देंगे, फिर उदाहरण से उसको नियम की ओर ले जाएंगे, तो बच्चा धीरे धीरे समझने लगेगा और उसको व्यवहार मैम पढ़ता तो बच्चा पढ़ने के बाद वो थोड़ा बहुत समय ना दो, उसे ध्यान ना दो उस चीज पे, तो बस तुरंत भूल जाते वो व्याकरण, तो इसमें क्या करें? उसे प्रैक्टिस करना होगा मैम, प्रैक्टिस के जरिए ही ग्रामर ठीक किया जा सकता है। उसे मतलब और एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे मैम, एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको समझा देंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, हाँ, और थोड़ा उसको प्रैक्टिस मतलब बार बार प्रैक्टिस करवाने से प्रश्न है उसको थोड़ी अधिक मात्रा में दे सकते हैं। घर से करने के लिए अभ्यास के जो प्रश्न है उसको थोड़े ज्यादा देंगे करने के लिए, घर से वो अभ्यास करेगा तो जल्दी सीख पाएगा। मेरा एक प्रश्न है पीजीटी वाले टीचर से, स्पेशली पीजीटी वालों से, कि अगर कोई बालक आपको लगता है कि ये डिप्रेशन में है, ये बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है किसी भी बात को लेकर, तो उसको इस अवस्था से कैसे हम बाहर ला सकते हैं? थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए, कैसे लाओगे बाहर? डिप्रेशन जैसे पहले तो उसके हम रीजन का पता करेंगे कि बात आखिर है क्या, उसके मतलब घर के माहौल या मतलब उससे मतलब बातें करेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और उसकी प्रॉब्लम का पता लगाएंगे सबसे पहले तो कि भाई तेरे बोलिए आप बोलिए। और सर मुझे हम लोगों को बच्चों से अपनी बॉन्डिंग ऐसी बनानी है, उनको विश्वास में लेना है कि उनकी बातें हम तक रहेंगी, और फिर धीरे धीरे पहले हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है। उसके बाद सर आजकल स्कूलों में स्पेशली केवी में भी काउंसलर रखे जा रहे हैं परमानेंट। अगर बच्चे 200 से ज्यादा हैं तब तो रखे जा रहे हैं, अदरवाइज भी रखे जा रहे हैं, तो सर हम उनकी भी मदद लेंगे। नहीं, सबसे पहले तो रीजन पता होना चाहिए। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड से है तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके पेरेंट्स को भी इसके लिए इन्वॉल्व करना चाहिए कि आपकी फैमिली में क्या ऐसा क्या मैटर चल रहा है, दिन डिप्रेस होता जा रहा है। मुझे ये बताइए कि अगर बच्चा है, अगर एक बालक है, देखिए छोटे बालक और बड़े बालक दो तरह के बच्चे हैं। जैसे पीआरटी बच्चे छोटे होते हैं, बहुत जल्दी बॉन्डिंग हो जाती है टीचर्स उनके साथ। अब जैसे हम लोग बड़े बच्चों के साथ रहेंगे, 11 12 के लोगों के साथ, है ना, तो बच्चों का जब बड़े बच्चों का विश्वास कैसे जीत सकता है टीचर, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। नहीं सर, वो असली में होता क्या है कि जो बड़े बच्चे हैं इस एज के, वो टीचर से और पेरेंट्स से दूरी बनाते हैं। उन्हें लगता है कि जो उनका ग्रुप है, जो उनके साथी हैं, वो ज्यादा अच्छा जानते हैं, वो उनकी समस्याओं के बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते, भले वो नहीं जानते, चुप रहो, भले वो उनके बारे में नहीं जानते, तो हमें उनसे ऐसे दोस्त मतलब इस तरीके से बनाना है कि नहीं, एज ए अथॉरिटी अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो नहीं मानेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो भी नहीं मानेंगे, तो उनको धीरे धीरे विश्वास में लेना होगा। मेरा क्वेश्चन है रामकिशोर सर से और विकास सर से, उनके बारे में हमें बताएंगे कि वो क्यों डिप्रेशन में है, या फिर जो दोस्त हैं उनके जो पीयर्स के साथ रहता है उनको भी पता होगा। ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। एडोलेसेंस बच्चे हैं, भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। कॉमर्स का क्वेश्चन है,
और अपने आप को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया के केंद्र में हम हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो लोग सिर्फ हमें ही देख रहे हैं, हमारे ऊपर ही ध्यान है। सोनी मैम रुक 1 मिनट मैम, मेरे विकास सर क्वेश्चन पूछ कर रहे हैं। विकास सर क्वेश्चन करिए। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन रामकिशोर सर से और विकास सर से है कि प्लीज हमें सजेस्ट करें कि लाइब्रेरियन में जैसे कंप्यूटर नॉलेज का भी जिक्र किया गया है, लेकिन ये श्योर नहीं किया गया कि आपको किस चीज़ की डिग्री चाहिए। जैसे कि हमारी एडीसीए की डिग्री है, तो क्या हम उसमें इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूड भी करेंगे तो किस सब्जेक्ट पे हमें बेसिक फोकस करना होगा, जहाँ से क्वेश्चन उठ सके, वहाँ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, या हमें उसको ऐड ऑन करना चाहिए या नहीं। सर बताएं, आप एक्सपीरियंस है थोड़ा बताएं, सर को गाइड करें। अच्छा सर, पहले आप बता दे फिर मैं बता दूंगा। देखिए, क्योंकि आज मैं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे लाइब्रेरी को एक बुक तो मैनेजमेंट आना ही चाहिए। तो बुक मैनेजमेंट के लिए या तो आपका कोई एप्लीकेशन आ रहा हो, खासतौर पर एक्सेल, अगर आपको MS एक्सेल आ रहा है तो अच्छी बात है। और अगर आप उससे ज्यादा जान सकते हैं अकाउंटिंग वगैरह, हालांकि अकाउंटिंग काम नहीं है वहां पर, क्योंकि आपको बुक केवल इशू और रिटर्न करनी, इतना ही काम करना है। तो दो चीजें हैं, या तो आप किसी यूटिलिटी पे काम करना जानते हो सॉफ्टवेयर पे, अगर कोई आपका विद्यालय का सॉफ्टवेयर है तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट आपको एक्सेल पढ़ के जाना चाहिए, एक्सेल के सारे फंक्शन फार्मूले, ताकि आपको ये चीजें पता हो कि अगर हमें ये पता लगाना कितने, हाउ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग, हाउ मेनी बुक्स आर डैमेज्ड, या फिर कितनी इशूड हो गई, कितनी बची हुई है, तो थोड़ा सा बेसिक फंक्शन आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी और क्या यूटिलिटी है वो सर बताएंगे आपको। हाँ, बेसिकली तो ठीक है सर, विकास सर ने बताया आपको कि बेसिकली आपको MS ऑफिस का वर्ड ये नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर मस्ट होता है। मतलब आपने सीख रखा है कंप्यूटर तो अच्छी बात है, फिर तो आपको लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भी यूज करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारा मॉड्यूल आ गया जो कि आपको डायरेक्ट रिपोर्ट जनरेट कर देता है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में भी, लेकिन उसके साथ साथ आपको MS एक्सेल, MS वर्ड पे भी काम करने के लिए आना चाहिए। कभी PPT बनाने का आवश्यकता पड़ा तो PPT भी बनाना आना चाहिए। बस यही सब ओवरऑल है। रामकिशोर सर, मेरा क्वेश्चन है सर कि ये बताइए, कोहा का सॉफ्टवेयर है तो कोहा का जो डिप्लोमा है सर उसको लगाया जाए क्या? एकदम लगाइए, जो भी ट्रेनिंग है आपके पास बेशक लगाइए, लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे, अगर लगाएंगे तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। हाँ नहीं ठीक है सर, वो मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे कि लगाया जाए, यदि नॉलेज अच्छा है सर तो। अगर सर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं डाला जाए तो क्या वहाँ से रिजेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा क्या? मेरा आपसे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं। और वो क्वेश्चन ये है कि अगर एक बच्चा है जो किसी क्लास में पढ़ रहा, आप उसके क्लास टीचर हैं, वो एक इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आता है थोड़ा सा, इसलिए उसको बहुत सारे पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीज उसको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, जो पढ़ाई जो हमारी टीचिंग वाली चीजों में जरूरत पड़ती है, जैसे बुक्स हो सकती है, जैसे बहुत ड्रेसेस हो सकती है, कई सारी चीजें। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम में है, और वो अपनी प्रॉब्लम आकर के आप एज ए क्लास टीचर आपसे आकर के वो बताता है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को किस तरह से दूर करने के लिए उसकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से उसकी हेल्प करेंगे? किसे क्वेश्चन है सर? हाँ जी सर, आय प्रमाण पत्र होता है ना सर, सबसे पहले तो बच्चे का आय प्रमाण पत्र सर लगा होता है वहाँ पे। और सर केवी में फैसिलिटी है, जैसे कि हमारे सर ने बताया था, हमें जानकारी दी थी, हमें तो पहले थी, जो कि रेड कार्ड होता है, जिसका पास रेड कार्ड होता है उसे फ्री एजुकेशन मिलती है 6 to 12th स्टैंडर्ड सर। तो वो सारी सबके सब वो दी जाती है। प्लस सर इसमें कुछ एडिशन ये भी होता है कि जो SC या ST से होते हैं उनको तो मिलती फ्री है, और गर्ल्स को फ्री मिलती है सर। सर कोई आइडिया है मेरा कि क्वेश्चन है कि NCF 2005 और NCF 2023 जो आया, इसमें बेसिक क्या चेंजिंग की गई है? सर इसमें मैं बताऊं क्या इसका आंसर? जी सर। देखिए, जो बेसिक जो इनका मोरल जो कॉन्सेप्ट है, बेस है इनका, बेस ही थोड़ा सा अलग है। जो हमारा NCF 2005 था, वो हमारा उसका जो डिपेंडेंसी थी वो था किस पे, ये मान चलिए कि वो डिपेंड था अभी जो हमारा है वो कंस्ट्रक्टिविज्म है, मतलब कि आप पिछले ज्ञान पर संरचनात्मक पढ़ाइए धीरे धीरे करके। जो NCF 2005 था वो संज्ञानात्मक पर आधारित था, तो संज्ञानात्मक वैल्यू पे ज्यादा फोकस किया गया था। दूसरा डिफरेंस ये है कि अभी जो NCF आया है वो आपके मोरल वैल्यू और प्लस आपकी लीडरशिप वैल्यू पे फोकस है, मतलब 21st सेंचुरी स्किल जिसको हम बोलते हैं, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन कलेक्टिवली, और इसके अलावा आपका IT एजुकेशन, आपका फील्ड एजुकेशन, आपका इंटर्नशिप एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस है। और प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा इसमें लाइफ स्किल पे जोर दिया गया। लाइफ स्किल जैसे कि आपका हो गया लीडरशिप,
और आपका इनिशिएटिव कैसे आप करते हैं, इन चीजों पे ज्यादा फोकस है। और ये नहीं था जो एनसीएफ 2005 था, वहाँ पे मेन बर्डन था एजुकेशन विदाउट बर्डन, मतलब आपको बोझ के बिना शिक्षा देनी है, बुक्स वगैरह पर उन्होंने कम से कम कहा था। अभी जो है बुक्स की बात नहीं करता, आज का एनसीएफ ट्रेनिंग की बात करता है कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा। जो एनसीएफ 2005 था उसमें टीचर एजुकेशन के लेके ज्यादा नहीं कहा गया था, सिर्फ ये था कि टीचर बच्चों को सिखाएगा, टीचर अपडेट रहेगा और टीचर मोरल वैल्यू के साथ अपना पैट्रियोटिक वैल्यू देगा, देशभक्ति वाली चीजें सिखाएगा बच्चों को। अभी जो हो गया एनसीएफ उसमें ये भी बात हो गई है कि आपको शिक्षक को भी प्रॉपर्ली एक ट्रेनिंग गाइडेंस एनसीईआरटी द्वारा दिया जाएगा, शिक्षक भी उसी हिसाब से सीखेंगे जैसे बच्चे सीख रहे हैं। एक और डिफरेंस हो गया है एनसीएफ 2005 और 2021 में, और वो आई थिंक जो पैटर्न हो गया है बच्चों को पढ़ाने का, जैसे एनसीएफ ईईसी हो गया, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की बात की गई है, उसमें इसमें माता पिता आपको की मोटर प्राथमिकता है। सिखानी होगी बच्चों को, और पहले इनकी बात नहीं की गई थी, मतलब क्लास 1 से लेके आगे बात की गई थी। तो इस तरह से काफी कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। सर उसमें दिन की संख्या भी घटाई गई है क्या? पहले 200 दिन डेज होते थे और अब 180 डेज हो गए हैं सबके लिए। ये प्री प्राइमरी वालों के लिए 200 दिन क्लासेज लेने होते थे और 6-7 के लिए 220 दिन का क्लासेज होता था 1 ईयर के अंदर। ये एनसीएफ तो 2005 अभी क्या में किया गया है कि 2021 2023 या 22 के एनसीएफ में इसको मैंने अभी स्टडी नहीं किया, अगर किसी को जानकारी हो तो प्लीज अपडेट करें। जी सर, यही चीज इसको जोड़ा गया है कि 180 डेज आप ऐड ये करना क्लासेज चाहते की हैं? गई हैं सबके लिए, 5+3+3+4 के लिए, सबके लिए ये किया गया है। Anjali, are you there? 180 days। Your subject is drawing and we have a student for drawing, तो मैं आपको इंटरेक्ट करवाना चाहता हूँ। और हमारे पास जो स्टूडेंट आए हैं शी इज फ्रॉम इलाहाबाद, और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे नोन हो जाएं ताकि आप सब्जेक्ट रिलेटेड अपना डिस्कशन करिए। पहले मैडम को हेलो बोल दो। ये रहे अंजलि, इनका भी ड्राइंग है और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना सब्जेक्ट, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन बहुत कम होता है ड्राइंग स्पेशली, तो आप का एक लिमिटेड एक ग्रुप जरूर होना चाहिए ना। हाँ अंजलि गेट रेडी, हम लोग आपके साथ जरूर इंटरेक्ट करेंगे। ओके, और डेफिनेटली सब्जेक्ट रिलेटेड हम आपको बेस्ट बनाएंगे। सर एनसीएफ के चेयरपर्सन कौन है अभी? क्या कह रहे हैं? एनसीएफ के चेयरपर्सन अभी कौन है? कोई बताते हैं? बताइए सर, आप बताइए। आप ही बता दीजिए। एक कस्तूरी रंगन जी ही हैं, एनईपी के एनसीएफ रंजन जी। चौधरी यशपाल, एनसीएफ 2005। मेरा एक क्वेश्चन एनसीएफ अभी 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 मेरा एक क्वेश्चन भी है एनसीएफ पर ही। सर ये जैसे एक तो हमारे एनसीएफ 4 एनसीएफ है। 2023 मेरा एक क्वेश्चन है सभी से, जो एनसीएफ है हमारे एनसीएफ हमारे 4 है टोटल, तो जो फिलहाल अब जो 2020 चल रहा इसको सभी के सब एनसीएफ ही बोल रहे हैं, ये तो एनईपी है, तो एनसीएफ क्यों बोल रहे हैं इसको? इसमें मैं जानना चाह रहा कि एनसीएफ नहीं, एनईपी अलग है, एनईपी अलग है, एनसीएफ अलग है। एनसीएफ 2023 वाला आया 5 उसमें सम्मिलित करके 5 एनसीएफ हो गए, जो शिक्षा नीति है 68 और 86 और 2003 है। एनसीएफ शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी पॉलिसीज हैं, लेकिन इनकी जो भी पॉलिसीज है लगभग मिलती जुलती है एक दूसरे से। हाँ, एनसीएफ 2023 और एनसीएफ की पॉलिसी मिलती जुलती है। जब भी लाया जाता है किसी न किसी शिक्षा नीति के अंतर्गत ही लाया जाता है एनसीएफ। हाँ जी, इसमें एमफिल है जो वो कोर्स भी अब कर दिया गया है, बीएड को 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बना दिया गया है। और इसमें 9th से लेके जो 12th तक के बच्चे हैं, 9th में जो भी मार्क्स मिलेंगे वो 10th में ऐड किए जाएंगे, 11th में जो मार्क्स मिलेंगे वो 12th में ऐड किए जाएंगे। और इसमें जो अभी एग्जाम सिर्फ एक होता था मेन एग्जाम, इसमें 2 एग्जाम होंगे 6-6 महीने के, 9th से लेकर 12th तक। और ग्रेजुएशन वगैरह में भी काफी बदलाव, जैसे कि फर्स्ट ईयर रहता बच्चे का तो उसे सर्टिफिकेट माना जाएगा, अगर सेकंड ईयर रहेगा तो उसे डिप्लोमा, और थर्ड ईयर रहेगा तो उसे डिग्री, और क्या नाम 4th ईयर, अगर 4th ईयर तक वो बच्चा पढ़ता है तो उसे रिसर्च के साथ में और डिग्री, और रिसर्च और डिग्री दोनों मिलेगी उसे। डिग्री वो अगर 1 साल पढ़ना चाहता है तो 1 साल पढ़ सकता है, जितना जैसे भी करना हो तो उसकी वैल्यू मानी जाएगी, प्रत्येक साल की उसे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। क्रेडिट ट्रांसफर इसी को बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर होता है।
मेरा एक हिंदी का क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी ऐसी कहानी थी जो सबसे पहले लिखी थी और प्रकाशित हुई थी? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी जो प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सर पहली कहानी उनकी ग्राम है, लेकिन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये नहीं याद है। सन 1911। जयशंकर प्रसाद जी की जो पहली कहानी थी वो ग्राम थी, आपकी उत्तर सही है। हाँ, जो और ये पीडी क्लासेस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी वर्ष 1911 में प्रकाशित हुई। हमारी पीडी क्लासेस में लाइब्रेरियंस मेरा एक क्वेश्चन है मैं सर। बताऊं मैडम? उनसे रहा कि जैसे एज ए लाइब्रेरियन आपको आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आप बच्चों के लिए कौन से मैगजीन्स लाएंगे? और वो पहले गवर्नर कौन से थे ओवरऑल? विकास शास्त्री सर। विकास शास्त्री सर, मुझे 6 से 10 या 12 तक के बच्चों के लिए कौन कौन सी मैगजीन आती है, जरा उसके कुछ नाम बता दीजिए। जी, 6 से 12 तक के लिए या छोटे बच्चों के लिए? नहीं, छोटे बच्चों के लिए तो चंपक और क्या कहते हैं, कई सारी हैं, वो सब नहीं, बड़े बच्चों के लिए बताइए 6 वो से तो आप 12 बता तक में। दीजिए मैम, या सर नहीं सर, सर मुझे यहाँ यही पता, मुझे पक्का एक सोनी, दो नन्हे मैं अपने सम्राट है, स्टूडेंट को सुमन सौरभ है, फोन दूंगा, प्लीज और रुकिए। लेकिन हमारे पास 30 सेकंड्स रह गए, इसलिए प्लीज रुकिए। हम अपनी कल तीनों इससे बात स्टूडेंट्स को करेंगे। कन्वे कर रहे हैं, प्लीज चुप रहिए। ठीक है सर। हम अपनी तीनों स्टूडेंट्स को कन्वे कर रहे हैं कि कल ये एक एक पार्ट स्पीच का, वो बढ़िया सा सिंगिंग, जो भी इनको लाना हो, ये अपनी मेलोडियस वॉइस जरूर दिखाएंगे कल, और इनको हम टर्न दे रहे हैं 1 by 1, ठीक है? तो